सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ एचडी से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हैदर आवान। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24 न्यूज़ एचडी विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको खबर दें, इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा का बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा से कागजात नामजदगी में दोहरी शहरियत के हवाले से सवालात किए। फैसल वावदा ने जवाबात देने के लिए इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांग ली। फैसल वावदा से जवाब तलब करते हुए समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। आम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावदा का बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावदा से कागजात नामजदगी में दोहरी शहरियत के हवाले से सवालात किए। क्या होना है भाई, जो अल्लाह को मंजूर होना है वही होना है। जो अल्लाह से तवक्कल करता है ना, उसको बंदे की उनकी जो नोटिफिकेशन की रोकने की इस्तदा थी वो डिसमिस हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई एमएनए अली नवाज अवान की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को बतौर एमपीए नाअहल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने वकील के दलाइल के बाद फैसला सुनाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई एमएनए अली नवाज अवान की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को बतौर एमपीए नाअहल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने वकील के दलाइल के बाद फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में कामयाबी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने और नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में समाअत जारी है। तहरीक इंसाफ ने तरमीम शुदा दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है। दरख्वास्तों में क्या इस्तदा की गई है जान लेते हैं ज़िशान भट्टी से। ज़िशान, तफसीलन आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, देखिए ये तहरीक इंसाफ की तरफ से तरमीम शुदा दरख्वास्त जो थी वो जमा करवाई गई है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज हिदायत की थी कि दरख्वास्त में तरमीम करके जो उसमें अफराद शामिल हैं वीडियो में उनको भी फ्रीक बनाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन में आज नई दरख्वास्त दी गई है, जबकि रुकने कौमी असम्बली है तहरीकें ज़िशान से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आपको बता रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने और नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में समाअत जारी है। तहरीक इंसाफ ने तरमीम शुदा दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है, जबकि दरख्वास्तों में इस्तदा की गई है। इस हवाले से भी मजीद तफसीलात जानेंगे तो आपको अपडेट कर रहे हैं। आम खबर से यूसुफ रजा गिलानी जो है उनके खिलाफ रोकने और नाअहली के इलेक्शन में समाअत जारी है। तहरीक इंसाफ ने तरमीम शुदा दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। इसी पर मजीद तफसीलात ज़िशान भट्टी से जान लेते हैं। ज़िशान, हमें फिर से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए तहरीक इंसाफ की जानिब से तरमीम शुदा दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई है। दूसरी दरख्वास्त जो है वो भी तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असम्बली आलिया हमजा हैं, उन्होंने जमा करवाई है, जिसपे इब्तदाई तौर पर भी समाअत जारी है। और आलिया हमजा की पहली दरख्वास्त जो है उस पर अभी उनके वकील दलाइल दे रहे हैं। उनकी यही इस्तदा है कि यूसुफ रजा गिलानी की वीडियोस में देखा जा सकता है कि उनके लिए वोट जाया करने का कहा गया, तो इसलिए उनको नाअहल करार दिया जाए। जबकि इलेक्शन कमीशन अभी आलिया हमजा की दरख्वास्त सुन रहा है। इसके बाद जो तहरीक इंसाफ के फरक हबीब और कवल शोजब की जानिब से तरमीम शुदा दरख्वास्त दायर की गई है उसको भी सुनेगा। और तमाम ये दरख्वास्तें जो है इस पर समाअत एक साथ ही हो रही है और इलेक्शन कमीशन इन तमाम दरख्वास्तों को एक साथ ही सुनने के बाद, दलाइल सुनने के बाद ही अपना कोई ना कोई फैसला जारी करेगा। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात मुतारिफ कराने के अमल में तेजी लाने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक हुकूमती टीम को तलब कर लिया। इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास आज दोपहर 3:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्शन रिफॉर्म्स की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास दोपहर 3:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात मुतारिफ कराने के अमल में तेजी लाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक हुकूमती टीम को तलब कर लिया, जबकि इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास आज दोपहर 3:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा।
लाहौर से 4 हुकूमती अरकान कौमी असम्बली के लिए इजाफी फंड्स देने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। वफाकी वजीर शफकत महमूद के हल्के के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड्स MNA सीमी बुखारी और रुखसाना नवीद को 3 करोड़ 50 लाख और MNA सोबिया कमाल को 3 करोड़ की इजाफी ग्रांट जारी करने की सिफारिशात की गई है। इसी पर बात करेंगे अली रामे से। अली बताएगा इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की सिफारिशात पर PND बोर्ड ने मुतलका हुकाम को आगाह किया है कि लाहौर के जो 4 MNA हैं इनके हलकों के लिए फौरी तौर पर बजट जो है वो जारी किया जाए। अब इसमें शफकत महमूद भी जो वफाकी वज़ीर तालीम हैं उनके लिए भी बजट के अजरा की सिफारिशात की गई और साथ 3 कौमी अरकान असम्बली हैं जो ख़वातीन की नशिस्त पर हैं, उनके लिए भी बजट के अजरा की सिफारिशात की गई हैं। अब इसमें शफकत महमूद की बात करते हैं तो जो वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद हैं उनके हल्के के लिए अब मज़ीद 10 करोड़ रुपये के इजाफी बजट जो है वो जारी करने की सिफारिशात PND बोर्ड की तरफ से की गई हैं और इससे पहले भी 65 करोड़ रुपए का बजट जो है वो शफकत महमूद के हल्के के लिए जारी किया जा चुका है हुकूमत पंजाब की तरफ से। और इसके अलावा एक सस्टेनेबल SDG प्रोग्राम है जिसके लिए जो हुकूमती कौमी अरकान असम्बली हैं उनके हल्कों के लिए बजट का अजरा किया जा चुका है और वो इससे हट कर हैं। लेकिन ये जो 10 करोड़ रुपए का बजट दिया गया ये इजाफी ग्रांट के तौर पर दिया गया क्योंकि इसके लिए बजट में मंजूरी नहीं और ये बजट से हट कर दिया गया। और इसके साथ ही जो ख़वातीन हैं उनमें सीमी बुखारी हैं, सोबिया कमाल है और इसके साथ ही रुखसाना नवीद जिनका PTI से ताल्लुक़ है और लाहौर से हैं और इनके लिए भी 3 करोड़ 50 लाख रुपए की ग्रांट के अजरा की हुकूमत पंजाब ने बाकायदा मंजूरी भी दी और फंड के अजरा के लिए अब PND बोर्ड ने सिफारिशात से मुतलका इंतज़ामिया को कर दिया है कि फौरी तौर पर इनके हल्कों के लिए बजट का अजरा किया जाए। और इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम जो है जारी हैं क्योंकि CDB प्रोग्राम भी चल रहा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके अलावा MCL का प्रोग्राम भी चल रहा है। लेकिन ये बजट जो दिया जा रहा है ये बजट इन हट से हट के दिया जा रहा है क्योंकि ये इसकी अप्रूवल भी नहीं है और इसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर इजाफी बुनियादों पर यह बजट रिलीज़ किया जाता है कौमी और हुकूमती अरकान असम्बली के हल्कों के तरक्याती कामों की तकमील के लिए। तो लिहाजा ये वफाकी हुकूमत की सिफारिशात पर पंजाब हुकूमत ने नया प्लान जारी किया और उसके मुताबिक हुकूमत के 4 कौमी अरकान असम्बली के हल्कों के लिए ये बजट जो है वो जारी करने की सिफारिशात की गई। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आम खबर से आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि शरई कानून के मुताबिक तहाइफ बीवी से वापस नहीं लिए जा सकते। शादी के वक्त दुल्हन को दिए गए तोहफे उसकी जायदाद है। औरत को अपनी जायदाद रखने और कारोबार करने का पूरा हक है। जायदाद के तनाज़े से मुतल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। औरत को अपनी जायदाद रखने और कारोबार करने का पूरा हक है। जो उसको तोहफे तहाइफ दिए जाएंगे वो उससे वापस नहीं लिए जाएंगे। शादी के वक्त दुल्हन को दिए गए तोहफे उसकी जायदाद है। औरत को अपनी जायदाद रखने और कारोबार करने का पूरा हक है। जायदाद के तनाज़े से मुतल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि शरई कानून के मुताबिक तहाइफ बीवी से वापस नहीं लिए जा सकते। शादी के वक्त दुल्हन को दिए गए तोहफे उसकी जायदाद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि शरई कानून के मुताबिक तहाइफ बीवी से वापस नहीं लिए जा सकते। शादी के वक्त दुल्हन को दिए गए तोहफे उसकी जायदाद है। औरत को अपनी जायदाद रखने और कारोबार करने का पूरा हक है। जायदाद के तनाज़े से मुतल्लिक केस में तहरीरी फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि शरई कानून के मुताबिक तहाइफ बीवी से वापस नहीं लिए जा सकते। शादी के वक्त दुल्हन को दिए गए तोहफे और उसकी जायदाद उसी बीवी की है। औरत और अपनी जायदाद रखने और कारोबार करने का उसे पूरा हक है। या वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, हुकूमत की तरफ से सेनेटर फैसल जावेद का बतौर उम्मीदवार डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ऐलान आज मुतवक्के है। जबकि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें MKM और GDA ने भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट का हुकूमत से मुतालबा कर रखा है। आपको बताते चले हुकूमत की तरफ से सेनेटर फैसल जावेद का बतौर उम्मीदवार डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ऐलान आज मुतवक्के है। जबकि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें MKM और GDA ने भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट का हुकूमत से मुतालबा कर रखा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का कहना है पार्लियामान को मफलूज करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान जवाब दें, सेनेटर बनने वाले से 70 करोड़ रुपए किसने लिए? इमरान खान के दफ्तर में 70 करोड़ दिए गए। शहबाज शरीफ पर झूठे केस बनाने की कोशिश की गई। इमरान खान को जवाब देना है। इमरान खान ये जवाब दे कि उसने 70 करोड़ जिस आदमी से लेकर उसको सेनेटर बनवाया है वो पैसे किसने लिए? शहबाज शरीफ साहब को दबाव में डाला जाए, मुस्लिम लीग नून को दबाव में डाला जाए, हक और सच की आवाज़ को दबाया जाए और करने वालों को इस बात का भी एहसास नहीं है कि जिसके खिलाफ वो ये काम कर रहे हैं
وہ ملک کی قومی اسمبلی کا لیڈر آف اپوزیشن ہے. یہ کوشش ہے کہ پارلیمان کو مفلوج کیا جائے, سیاستدانوں کی حد تک کی جائے, لیکن عوام آج اس سارے معاملے کو سمجھ چکے ہیں. عوام جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے, عوام جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے. عام خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں. پنجاب کے 7 اضلاع میں 2 ہفتوں کے لیے اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. عام خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پنجاب کے 7 اضلاع میں 2 ہفتوں کے لیے اسکول بند کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. اسی پر مزید تفصیلات جنید ریاض سے جان لیتے ہیں. تعلیمی اداروں کے بارے میں کیا فیصلے کیے ہیں, میں سب سے پہلے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو ہیلتھ پہ ہیں, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہیلتھ کے معاملات کے بارے میں ایک بریفنگ جو ہے وہ. السلام علیکم شفقت صاحب, جیسے آپ نے فرمایا جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ جو ہمارے کیسز ہیں کووڈ کے اور جو ہماری پازیٹیوٹی کی شرح ہے وہ پچھلے ہفتے 10 دن سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کچھ کمیونیکیشن اور گفتگو اس سلسلے میں ہم نے کی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ شرح بڑھتی ہے تو پھر ہمارے جو میڈیکل ادارے ہیں, ہمارے ہسپتال ہیں, ان کے اندر جو مریضوں کی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر جو ہیلتھ سسٹم ہے اس پہ دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہم نے اس چیز کو مناسب سمجھا کہ اس چیز کو وقت سے اور بر وقت آپ کو بتایا جائے کہ یہ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے, اور نتیجتاً جو ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم میں بھی ہمیں زیادہ مریض دکھنے کو آ رہے ہیں بنسبت جو صورتحال تھی آج سے تقریباً مہینہ پہلے. فروری میں یہ تمام نمبرز اور شرح تھوڑی بہتر کنٹرول میں تھی. تو اسی صورتحال کے پیش نظر ہم نے کچھ ڈیسیجنز کیے ہیں. میں کچھ جلدی سے جو عمومی قسم کے فیصلے ہیں ان کا ذکر آپ کو کر دیتا ہوں, پھر شفقت صاحب کی طرف ریفر کریں گے تاکہ ذرا تعلیمی اداروں کے بارے میں کچھ جو گزارشات ہماری ہیں وہ بتا دی جائیں. ہم لگاتار یہ جو ماسک کا استعمال اور اس کی کمپلائنس ہے اس کے اوپر جو سٹریس ہے وہ دے رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو فالو کیا جائے. اچھا, اس کے علاوہ وہ تمام جو ہمارے انتظامی ادارے ہیں پروونسز کے اندر, شہروں میں, ان کو اسمارٹ لاک ڈاؤنز اور مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو وہ آج تک استعمال کرتے آئے ہیں اس کو بیماری کے پھیلاؤ کے تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے لگاتار استعمال کرتے رہیں. اس کے علاوہ گھر سے کام کرنے کی جو پالیسی ہے جس کو ہم 50% ورک فرام ہوم پالیسی کا ذکر کرتے رہیں, وہ تمام فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں اس سے متفق ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ڈسکریشن پہ, جو کہ ہمارے سارے پروونسز ہیں, یہ ان کو ڈسکریشن حاصل ہے اور ان کی ججمنٹ پہ ہوگا کہ وہ کہاں یہ جو 50% گھر سے کام کرنے کی پالیسی ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اس کا انفورسمنٹ امیڈیٹ افیکٹ سے شروع ہو جائے گا. جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے شام 10 بجے کی لمٹ تھی وہ اسی طرح سے ری انفورس کی جائے گی فی الفور. ظاہر ہے اسینشیل سروسز کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ پہلے بھی ہم اسی طرح سے کر چکے ہیں. اسینشیل سروسز میں آپ کو معلوم ہے جس طرح دوائیوں کی دکانیں ہیں, اس طرح کی چیزیں. امیوزمنٹ پارک جو ہیں یہ سارے ملک میں شام 6 بجے بند کرنے کی ہماری ڈیسیجن اور ہدایت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی صوبہ یا کوئی شہر جو ہے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس کو جلدی کرنا چاہے تو باہر کا وہ ان کی ججمنٹ ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو شادیاں ہیں جو انڈور ویڈنگز ہیں یعنی جو ہالز کے اندر ہیں, اور جو ریسٹورانٹس ہیں جو کہ کمرے کے اندر یا ہال کے اندر کھانا کھانے کی جو صورتحال ہے, اور سینماز اور شرائنز, یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ 15 مارچ سے یہ ودرا ہو جائیں گی, یعنی ان کی اجازت ہو جائے گی. لیکن یہ موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایکسپیکٹڈ ان چیزوں کا سٹارٹ تھا اس کو روک دیا گیا ہے, اور لیکن آؤٹ ڈور ڈائننگ اور جو آؤٹ ڈور والی پالیسی ہے وہ جاری رہے گی. اور یہ جو اس کا اطلاق ہے یہ 15 مارچ سے لے کر جو 15 اپریل تک چلتا رہے گا, اور اس وقت پھر دوبارہ سے اس معاملے کا جائزہ لیا جائے گا اور دیکھیں گے کہ کیا اس وقت انڈور ویڈنگز
اور اندرون جو ریسٹورینٹس ہیں اندر کے کھانے کی فیسلٹیز اور سنیماز وغیرہ جو ہیں کیا ان کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں. آؤٹ ڈور گیدرنگ جیسے میں نے ذکر کیا جاری رہیں گی اور اس میں بھی جو تعداد ہے جو 300 کی لمٹ ہے وہ قائم رہے گی اور اس میں بھی جو اسٹرکٹ انفورسمنٹ ہے SOPs کی اس کو بھی ہم نے دوبارہ اجاگر کیا ہے اپنے پروونشل کالیگز کے ساتھ. ان تمام چیزوں کا ریویو جو ہے اس پہ جو نظر ثانی ہے وہ انشاءاللہ 12 اپریل 2021 کو کیا جائے گا اس وقت کے اعداد و شمار کو مد نظر رکھ. اور اس کے علاوہ جیسے ہم پہلے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بیس لائن ڈیسیجنز ہیں, یہ منیمم ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی فیڈریٹنگ یونٹ اپنے کسی ڈسٹرکٹ, شہر, قصبے, جگہ میں کوئی اور اضافی چیز کرنا چاہے وہاں کے اعداد و شمار کو نظر میں رکھتے ہوئے تو ظاہر ہے ان کو یہ حق حاصل ہے. ایک اور بڑی بریف سی اناؤنسمنٹ اس کا ہم ذکر تو کر چکے ہیں. آج کی تاریخ سے ہماری جنرل پاپولیشن کی ویکسینیشن جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ شروع ہو چکی ہے اور سب سے پہلے جو ہمارے سب سے بزرگ ہیں سینئر سٹیزن ہیں وہاں سے یہ شروع کی جا رہی ہے. اس کا طریقہ کار ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں, بتا چکے ہیں, لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پھر ذکر کر دوں کہ اپنے سیل فون سے, موبائل فون سے اپنا جو نیشنل ID کارڈ ہے CNIC ہے وہ ڈیشز وغیرہ ڈالے بغیر سیدھا نمبر ڈال کے 1166 کے اوپر SMS کرے تو آپ کو جواب آئے گا اور آپ کو سینٹر اور اپنے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بارے میں معلومات ہوں گی. یہ ایک بہت بارہا سوال آج بھی اٹھا کہ اگر ایک سینٹر ایسا آتا ہے جو دور ہے یا جو آپ کے پرانے ایڈریس یا پتہ کے مطابق ہے تو کیا آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ آپ بالکل تبدیل کر سکتے ہیں. 1166 پہ فون کیجئے یا ایک ویب سائٹ ہے جو ہم نے ٹویٹ بھی کی ہے اس کو دوبارہ بھی آپ کو بتا دیں گے, اس پہ جا کے آپ خود سے بھی اپنا سینٹر چوز کر سکتے ہیں. یہ بس واضح کر دوں کہ اس سینٹر کو چوز کرنے یا اس کو ریسٹرکٹ کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جہاں آپ جائیں وہاں مناسب مقدار میں, تعداد میں ویکسین موجود ہو تاکہ کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو. تو میں نے تو یہی چیزیں بتانی تھی. اب شفقت صاحب اوور ٹو یو. جی شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب, جو آپ نے سارا ہیلتھ کے اور ہیلتھ ریلیٹڈ میجرز کا اعلان کیا. ہم نے تعلیم کے تناظر میں بھی دیکھا کہ بیماری کا پھیلاؤ کیسا ہے اور کیا فیصلے کرنے ہیں, کیونکہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ تقریباً 5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولز میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کا بڑا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے بیماری پر, اس لیے اس کو ہمیشہ تعلیم کی نظر سے بھی بیماری کے پھیلاؤ کو دیکھا جاتا ہے. تو اس میں سارے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو جائزہ لیا گیا. جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں, بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ ابھی تقریباً ٹھیک ہیں اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 50% بچے ہیں وہ روز آیا کریں گے اور سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ, یعنی کہ دور دور بیٹھنے کے ساتھ, ماسک کے ساتھ جو ساری SOPs پہلے بنائی گئی تھی اس کے مطابق سندھ میں, بلوچستان میں جو ہے عمل درآمد ہوتا رہے گا. باقی صوبے جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں مسائل نظر آئے ہیں اور آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں صورتحال بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے جو صورتحال پنجاب میں اور ایک دو جگہ پہ KP اور آزاد کشمیر میں نظر آئی ہے اس کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ باقی سارے صوبے میں تو 50% کے حساب سے بچے اسکول آتے رہیں گے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, لیکن ان شہروں میں جن کے میں نام لینے لگا ہوں وہاں سوموار سے یعنی کہ 15 تاریخ سے بہار کی چھٹیاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی اور وہ 28 مارچ تک رہیں گی, یعنی کہ اگلے 2 ہفتے ان شہروں میں جن کا میں اعلان, سارے تعلیمی ادارے جو ہے سوموار سے بند ہو جائیں گے اور وہ بہار کی چھٹیاں, اسپرنگ بریک جسے کہتے ہیں, وہ لے لیں گے. اور یہ شہر جو پنجاب میں ہیں ان کا میں ذکر کروں کہ فیصل آباد, ڈسٹرکٹ کہہ لیں آپ, فیصل آباد, گجرانوالہ, اس کے بعد لاہور, گجرات, ملتان, راولپنڈی اور سیالکوٹ. ایک دفعہ میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ جن شہروں کا میں اعلان کر رہا ہوں ان شہروں میں سوموار, منڈے سے
स्कूल्स जो और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे, और वो है फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी। उसके अलावा यही फैसले का इतलाक इस्लामाबाद पे भी होगा कि इस्लामाबाद के जितने तालीमी इदारे हैं वो भी मंडे से, सोमवार से बंद हो जाएंगे बाहर की छुट्टियों के लिए, और वो 28 मार्च तक बंद रहेंगे। और उसके साथ साथ मुजफ्फराबाद पे भी फैसला जो मुतवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा में इस फैसले का इतलाक पेशावर पे होगा, जहां हमें पॉजिटिविटी रेशो ज़्यादा नज़र आया है। वहां पर भी जो तालीमी इदारे सारे हैं वो मंडे से लेके 15 तारीख से लेके 28 तारीख तक बंद रहेंगे बाहर की छुट्टियों के लिए। तो इससे और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बाकी शहर है वहाँ पे आगे स्टूडेंट्स जो कि पहले आते थे उसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन सूबाई हुकूमतें जो है वो इन मामलात का बड़े बारीक बीनी से जायज़ा लेती रहेंगी, और जहाँ जहाँ महसूस किया कि हालात कुछ ख़राब हो रहे हैं वो वहाँ पे स्कूल भी बंद कर सकते हैं, किसी शहर को भी बंद कर सकते हैं, यानी कि ये कांस्टेंट रिव्यू जो है वो रहेगा। इसी तरह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है इसमें भी हम अगले 2 हफ्ते के लिए मंडे से लेके जब स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद होंगे तो हम इसका हालात का बार बार जायज़ा लेते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जिन स्कूलों में सेंड अप्स यानी कि इम्तिहानात हो रहे हैं जिनसे बच्चों ने आगे जाना है इम्तिहान देने के लिए, कैम्ब्रिज के या O लेवल के, A लेवल के, बाकी चीज़ों के लिए, तो वो इम्तिहान जो स्कूल्स ले रहे हैं वो जारी रहेंगे, यानी कि उस पर पाबंदी का जो हमने आज लगाई है उस पाबंदी का इतलाक उन इम्तिहानात पे नहीं होगा। मैं फिर एक चीज़ का अदा करूँ कि हमने पहले मुतफ़िका फैसला किया था कि इंशाअल्लाह ताला इस साल में आपके साथ इजला 2 हफ्तों के लिए बंद हो जाएंगे। तालीमी इदारे डॉक्टर फैसल सुल्तान और शफकत महमूद ब्रीफिंग दे रहे थे। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिलहाल